मेरे बेटे और बेटी एक ही बेडरूम में रहते थे। एक रात, आंधी रात को मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, भाई, थोड़ा धीरे, मम्मी का कमरा बगल में है। उसकी यह बात सुनकर मुझे शक हुआ। तब जब मैं उनके कमरे में झांकी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि तब मैं देखी कि दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी सगी थी, लेकिन बेटा सौतेला था। दोनों की उम्र में 4 साल का फर्क था। मेरा बेटा मेरी बेटी से 4 साल बड़ा था। बेटी का नाम अमीशा था और बेटे का आनंद। मैंने अपने बेटे को भी अपनी सगी औलाद की तरह प्यार दिया था। मेरी दूसरी शादी से पहले मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ रही थी। उसने अपने नए पिता और भाई को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई हॉस्टल में ही पूरी करने का फैसला किया। बच्चों के फैसलों की वजह से मैं उन पर अपनी बात थोप नहीं पाई। अमीशा ने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की थी और घर आई थी। वहीं आनंद की डिग्री भी पूरी हो चुकी थी। आनंद ने अपनी बहन से सालों बाद मुलाकात किया था। दोनों भाई बहन जब बड़े हुए तब एक दूसरे से मिले। दोनों को घर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। दोनों की नौकरी एक ही शहर में अलग-अलग कंपनियों में लगी थी। तब उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया ताकि खर्च कम हो। मुझे भी ये सही लगा। मैंने दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी और उन्हें नौकरी के लिए बाहर भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद घर सूना-सूना लगने लगा था, लेकिन मुझे पता था कि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे पति की पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए थी, इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें अपना मकान बेचना पड़ा था। 5 महीने बीत गए। बच्चे हर महीने 20-20 हजार भेजने लगे। तब मैं उनकी भेजी हुई रकम बचा रही थी और थोड़ा बहुत घर खर्च में लगा रही थी। इन 5 महीनों में मैं एक बार भी बच्चों से मिलने नहीं जा सकी। मेरे पति लकवे के कारण बिस्तर पर थे और उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई और नहीं था। ऐसे ही देखते 2 साल भर बीत गया। दिवाली का त्योहार नजदीक था, लेकिन बच्चों ने घर आने से मना कर दिया। मैंने फोन पर उनसे कहा कि मैं उन्हें देखने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन उन्होंने काम की व्यस्तता का हवाला दिया। आखिरकार मैंने खुद जाकर उनसे मिलने की फैसला किया। एक दिन मैंने अपने पति के दोस्त को उनकी देखभाल के लिए बुलाया और बच्चों के पास जाने के लिए निकल पड़ी। मैंने स्टेशन से वीडियो कॉल करके बच्चों को बताया कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। मुझे वीडियो कॉल पर देखकर आनंद हैरान रह गया। उसने कहा, माँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम अगले 3 दिन में घर आ जाएंगे। फिर मैंने उनसे वादा किया और वापस घर लौट आई। 3 दिन बाद सुबह की पहली ट्रेन से दोनों बच्चे घर आए। उन्हें देखकर मैं भावुक हो गई और गले लगा ली। तब मुझे आनंद में तो ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन अमीशा के शरीर में मुझे काफी बदलाव दिख रहा था। पिछले 2 साल में उसका शरीर थोड़ा ज्यादा ही भर गया था। उस समय दोनों भाई बहन एक ही कमरे में गए। मुझे लगा कि दोनों कमरे में गए हैं तो अमीशा बैग रखकर शायद कमरे से तुरंत बाहर आ जाएगी। लेकिन 1 घंटा हो गया, फिर भी वे दोनों कमरे से बाहर नहीं आए, इसलिए मैं ही चाय नाश्ता लेकर बच्चों के कमरे में गई। मैंने उनसे कहा, तुम दोनों अब इसी कमरे में रहोगे क्या? घर की छत पर एक और कमरा है, आनंद, तुम वहां जाकर रहो और इस कमरे में अमीशा को रहने दो। तब आनंद बोला, नहीं,
मैं अमीषा के बिना नहीं रह सकता। अब पिछले 2 साल से हम दोनों को साथ रहने की आदत हो गई है। हम इस कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। आनंद की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तब मैंने अमीषा से कहा, अमीषा, अब तुम छोटी नहीं रही हो और तुम्हारा भाई भी छोटा नहीं है। एक ही कमरे में रहना क्या सही है? और अगर तुम्हें कभी अपने कमरे में अकेले रहना हो तो कैसे एडजस्ट करोगी? तब अमीषा बोल पड़ी, माँ, जिस शहर में हम काम कर रहे थे वहाँ 2 कमरे के फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पिछले 2 साल से एक ही कमरे में रह रहे हैं। अब जब वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। बच्चे एक ही कमरे में रहने को तैयार थे तो मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। उस दिन मैं सारा दिन काम में व्यस्त थी। दिन में आनंद की पसंद का खाना बनाई और रात में अमीषा की पसंद का। रात में मैंने अमीषा की पसंद के चटपटे पकवान बनाए, लेकिन उसने पहले की तरह खाना नहीं खाया, वरना वह तो थाली साफ कर देती थी। अचानक मुझे उसका खाना कम लगने लगा। तब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, माँ, अब मुझे ये चटपटा खाना पसंद नहीं। मुझे अब मेस के साधारण खाने की आदत हो गई है। तुम कल से वैसा ही साधारण खाना बनाना। तब मुझे बच्चों में बहुत जल्दी बदलाव नजर आया। बाहर रहने से उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना सीखा था। घर आने के बाद से मैं देख रही थी कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे थे। अमीषा जहां होती, आनंद वहीं आकर बैठ जाता। उस रात जब मेरे पति सो गए तो मैं बच्चों के कमरे में गई। मेरा और उनका कमरा पास पास था। मैं उनसे थोड़ी बात करने गई थी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची, देखी कि आनंद अमीषा का हाथ पकड़कर बैठा था। मुझे देखते ही दोनों ऐसे चौंक गए जैसे कुछ गलत कर रहे हों। उस समय मैंने अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात में जब मैं उनके कमरे में गई थी तो बिस्तर पर जो चादर बिछी थी वह सुबह सुबह बाहर सूखने के लिए डाली गई दिखी। इतनी सुबह कौन चादर धोता है? मैंने अमीषा से पूछे बिना उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी और देखी तो दरवाजा बंद था। तभी पीछे से आनंद ने आवाज लगाया, माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? वह कमरे के दरवाजे से बाहर आकर पूछ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे की चादर बाहर किसने डाली? इतनी सुबह क्यों धोए? आनंद मेरा सवाल सुनकर घबरा गया। उसकी नजरें बार बार अमीषा की ओर जा रही थी। तब अमीषा आगे आकर बोली, माँ, वो चादर मैंने धोई है। उसमें धूल की वजह से मुझे छींकें आ रही थी, इसलिए सुबह सुबह धो दिया। मैंने कहा, अमीषा, चादर में धूल कैसे हो सकती है? जब तुम दोनों घर आने वाले थे तो मैंने पर्दे से लेकर चादर तक सब कुछ साफ किया था। अमीषा मेरे सवालों का जवाब देते वक्त हड़बड़ा गई। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह कुछ छिपा रही है। तब आनंद ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ तुम बेडशीट और न जाने क्या क्या चर्चा कर रही हो। अब तुम मुझे खाना बनाकर दोगी या मैं बाहर जाकर नाश्ता कर लूं? यह सुनकर मैं चर्चा छोड़कर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। बाद में काम के कारण वह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मुझे अपने दोनों बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव दिख रहा था। अमीषा जो पहले मुझसे बातें करती थी, अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। वह मेरे सामने ज्यादा देर रुकती ही नहीं थी। उस दिन शाम को खाना खाते समय अचानक अमीषा की तबीयत बिगड़ गई। खाना शुरू करते ही वह थाली की ओर देखने लगी और थोड़ी ही देर में उसे मिचली आने लगी। वह बाथरूम की ओर दौड़ी और आनंद भी उसके पीछे चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि अमीषा को अचानक क्या हुआ।
मैं भी बाथरूम के पास गई। तब तक आनंद उसे सहारा देकर बाहर ला रहा था। आनंद का अमीषा को सहारा देने का तरीका मुझे अजीब लगा। उसका एक हाथ अमीषा के कंधे पर और दूसरा उसकी कमर पर था। यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अमीषा को बाहर ले जाने के लिए मैं खुद उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आई। फिर मैंने अमीषा को पानी दी और पूछी, तुझे अचानक मिचली क्यों आने लगी? खाना शुरू करने से पहले ही मिचली? मेरे सवाल का जवाब आनंद ने दिया। माँ, उसने कमरे में बैठकर तेल मसाले वाले चिप्स खा लिए थे। जाहिर है, अब मिचली आएगी ही। अमीषा ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, माँ, मैंने चिप्स खा लिए थे। अब मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना करूं। तब मैंने पूछा, अब ठीक लग रहा है ना? चल, थोड़ा खा ले और फिर आराम कर। अमीषा बोली, माँ, मैंने बहुत चिप्स खा लिए हैं, अब भूख नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा लो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मैंने और आनंद ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर वह भी अपने कमरे में चला गया। अमीषा का बिना खाए सो जाना मुझे परेशान कर रहा था। सोने से पहले मैं उसके लिए दूध लेकर गई। बच्चों ने रात के 9 बजे ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आनंद ने दरवाज़ा खोला। फिर अंदर देखी तो अमीषा सोई हुई थी, लेकिन आनंद जाग रहा था। अमीषा को गहरी नींद में देखकर मैंने उसे उठाया नहीं और कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते समय मेरी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंस गया। जब मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी अमीषा की आवाज़ सुनाई दी। वह आनंद से कह रही थी, भाई, माँ चली गई क्या? मतलब, वह सोने का नाटक कर रही थी। यह सुनकर मैंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाई। आनंद ने दरवाज़ा खोला और पूछा, माँ, अब क्या काम है? मैंने कहा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, अमीषा? झूठ बोलकर सोने का नाटक क्यों कर रही थी? अमीषा झूठी नींद से उठी और बोली, माँ, मुझे लगा तुम खाने को कुछ लेकर आई हो। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। तब भी मुझे बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आनंद से कहा, आज रात तुम अपने पापा के साथ हमारे कमरे में सो जाओ, मैं अमीषा के साथ सोऊंगी। इस पर आनंद ने कहा, माँ, मैं ये कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अमीषा भी बोली, माँ, मैं भाई के साथ ही रहूंगी। बच्चे मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों एक ही कमरे में रह सकते हो, लेकिन आज से दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। तब दोनों ने मेरी बात मान ली। अगले दिन मेरी बड़ी बहन घर आई थी। अपनी मौसी को देखकर दोनों बच्चे भी खुश हो गए। तब मेरी बड़ी बहन ने कहा, मैं खास तौर पर इन दोनों से मिलने आई हूँ। बातों बातों में मेरी बड़ी बहन ने अमीषा की शादी का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, अब हमारी अमीषा शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी की बात करनी चाहिए। फिर मेरी बड़ी बहन ने अपने साथ लाए कुछ लड़कों के फोटो दिखाई। जैसे ही मेरी बड़ी बहन ने अमीषा को फोटो पकड़ाई, आनंद ने जल्दी से फोटो छीनकर अपने हाथ में ले लिया। फिर आनंद बोला, मौसी, ये लड़के अमीषा को बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। उसे तो मेरे जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के से शादी करनी चाहिए। मौसी, आपने ये कैसे बूढ़े लड़कों को पकड़ लाई? मेरी बड़ी बहन का स्वभाव थोड़ा सख्त था और उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय आनंद अपने मौसी से मजाक कर रहा था या गंभीर था, ये समझ पाना मुश्किल था। लेकिन आनंद की बात सुनकर उसकी मौसी गुस्सा हो गई। फिर उसने कहा, तुझे क्या समझ है इन बातों की? चुप रह। ये लड़के बस 5 साल बड़े हैं,
पति पत्नी में इतना अंतर तो होना ही चाहिए। इस पर आनंद ने जवाब दिया, पति पत्नी में 5 साल का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का अंतर होना चाहिए। अमीषा के लिए तो मैं अपने जैसा लड़का ही ढूंढूंगा। तब आनंद की बातें मुझे भी अजीब लगी। वहां अमीषा की शादी की बात चल रही थी और वह खुद की तुलना दूल्हे से कर रहा था। इसलिए मैंने उसे कुछ कहने के बजाय उसे उसके कमरे में भेज दिया। आनंद के कमरे में जाते ही अमीषा भी उसके पीछे पीछे चली गई। जब भी दोनों कमरे में चले गए तो मेरी बड़ी बहन मुझसे बोली, सीमा, ये बात मैंने तुझसे 20 साल पहले भी कही थी, जब तू शादी करने वाली थी। तेरे पति से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तेरा उसका सौतेला बेटा अपनाना मुझे कभी ठीक नहीं लगा। अगर तू 2 बेटियों वाले आदमी से शादी करती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन तूने सौतेले बेटे को भी अपनाया, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। और अब घर की जो स्थिति मैं देख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है उसके तेवर ठीक नहीं हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, आप ये क्या कह रही है? दीदी ने कहा, मुझे पता है मेरी बात तुझे कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं सच बोलती हूँ। मुझे तेरे बच्चों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं, तुम भी मत कर। अमीषा को तो मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे सौतेले बेटे को तू भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाई होगी। तूने उन दोनों को साथ में शहर भेज दिया। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब बच्चे जवान हो गए हैं। क्या तू जानती है, शहर में भाई बहन भी दोस्त बनकर रहते हैं और रिश्ते दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं। आज तक तू उनके फ्लैट पर कभी गई है क्या? नहीं ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनके रिश्ते में कोई ऐसी बात ना हो जो शर्मिंदगी का कारण बने। तब मेरी दीदी की बातें कड़वी जरूर थी, लेकिन अब मुझे भी शक होने लगा था। आनंद और अमीषा का व्यवहार पिछले कुछ समय से अजीब था। वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते थे। अमीषा तो मेरे सामने आने से भी बच रही थी। उस रात मेरी दीदी घर पर थी, इसलिए मैं उनके साथ हॉल में सोई थी। दीदी की बातों ने मेरा दिमाग को पूरी रात बेचैन करके रखा। रात को जब मेरी आंख खुली और मैंने करवट बदली, तो मेरी नज़र बच्चों के कमरे की तरफ गई। रात के तब 2 बज रहे थे, लेकिन उनके कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट जलती देखकर मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने कमरे के बाहर कदम रखी, मैंने अमीषा की आवाज़ सुनी। वह आनंद से कह रही थी, भाई, जल्दी लाइट बंद कर। अगर माँ की नज़र हमारे कमरे पर पड़ी तो हमारा राज खुल जाएगा। तब मैंने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखी। तब आनंद ने अमीषा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसे बेड तक ले जा रहा था। अमीषा के चलने का अंदाज भी कुछ अलग था। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, यह समझना मेरे लिए मुश्किल था। उस रात मैं उन दोनों से कोई सवाल नहीं कर सकी क्योंकि घर में मेरी बड़ी बहन आई हुई थी। उसके सामने मैं किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। फिर अगले ही पल मेरे कानों में उन दोनों की बातचीत सुनाई दी। अमीषा के कहने पर आनंद ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी, लेकिन उनकी बातें जारी थी। आनंद कह रहा था, शहर में फ्लैट पर हमें किसी की निगरानी का डर नहीं था। वहां हम अपनी मर्जी से रह सकते थे। किसी को पता भी नहीं था कि हम भाई बहन हैं। लेकिन यहाँ तो माँ कभी भी कमरे में आ जाती है। कोई प्राइवेसी ही नहीं बची है। इस पर अमीषा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर हमारी कुछ बातें माँ की नज़र में आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह तो मुझे बार बार अपने साथ बातें करने बुला रही है। अगर मैं उनके सामने बैठी और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह सब कुछ समझ जाएंगी।
अब हमें जल्द से जल्द शहर वापस लौटना होगा। मैं अब और झूठ छिपाते छिपाते थक चुकी हूँ। फिर अमीषा ने कहा, आनंद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भाई बहन का रिश्ता इस हद तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पर रह रही हूँ और तुमने हर तरह से मेरा साथ दिया है। सच में, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई बेहतर नहीं मिल सकता। उनकी बातें सुनकर मैं निःशब्द हो गई थी। फिर मैंने दोबारा कमरे के अंदर झांक कर देखी, वहां भी दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मेरा मन कर रहा था कि अंदर जाकर दोनों को थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं अपने ही घर की इज्जत सड़क पर नहीं लाना चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से सदमे में थी। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं सकी। मैं बस सुबह का इंतजार कर रही थी ताकि उन दोनों से सवाल पूछ सकूं। सुबह आंखें लगने के कुछ ही देर बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे जगाया। वो काफी हड़बड़ाई हुई थी और कह रही थी, सीमा, तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है? अमीषा सुबह सुबह कमरे की चादर क्यों ले गई? मुझे तो तुम्हारे बच्चों के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। जल्दी से अमीषा की शादी तय करो, मुझे तुम्हारे सौतेले बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब मैंने अपने दीदी से झूठ बोल दिया कि मैंने ही स्वाति को चादर धोने को कहा था। दीदी ने मेरी बात मान ली, लेकिन मेरे मन में शंका थी। रात की उनकी बातचीत और उनके व्यवहार से मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। अमीषा सुबह सबसे पहले उठकर कमरे की सफाई कर रही थी। रात की बातचीत सुनने के बाद मुझे अब साफ लगने लगा था कि वह चादर क्यों धो रही थी। दोपहर के करीब 12 बज गए थे, लेकिन मेरी बड़ी बहन घर से जा नहीं रही थी। बच्चे कहकर गए थे कि वे साइबर कैफे जा रहे हैं। जैसे ही मेरी बड़ी बहन अपने घर जाने के लिए निकली, मैंने बच्चों के कमरे में जाने का मौका पा लिया। फिर मैंने आनंद और अमीषा दोनों के बैग चेक किए। अमीषा के बैग में मुझे ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन हो गया कि उन दोनों ने रिश्ते की हर हद पार कर दी है। मैं उस चीज को हाथ में लेकर रोने लगी। मैं वहीं बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठ गई थी। तभी पीछे से आनंद की आवाज आई। उसने कहा, माँ, आज शाम हम निकलने वाले हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में उठी और जाकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, नालायक, तूने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तू अपनी बहन के साथ है। मैंने वह प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए बोली, अमीषा गर्भवती है और इसका जिम्मेदार तू है। मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारी हरकतें और बातें मेरे सामने आ चुकी हैं। मैं बोल ही रही थी कि पीछे से अमीषा आ गई। उसे आते ही मेरी हाथ से वह प्रेगनेंसी किट गिर गई। उसे देखकर अमीषा बोली, माँ, भाई की कॉलर छोड़ दो। तुम्हें जो सच मालूम है वह पूरा सच नहीं है। हाँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन इसकी वजह भाई नहीं है। अमीषा ने आगे कहा, माँ, मैं अपने प्रेमी से गर्भवती हूँ। जब मैं नौकरी पर गई थी, तब कुछ समय बाद मेरी कंपनी के एक मैनेजर से मेरा प्यार हो गया। हमारे रिश्ते में शादी से पहले ही कुछ गलत कदम उठ गए। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मैंने उसे बताया। लेकिन यह जानने के बाद कि वह पहले से शादीशुदा है, उसने मुझे धोखा दे दिया। उस धोखे के कारण मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन भाई ने मुझे रोका। उन्होंने मेरी हालत समझी और मुझे सहारा दिया। कुछ महीनों से मैंने नौकरी छोड़ दी है। जब मैं गर्भपात कराने गई तो रिपोर्ट से पता चला कि अगर मैंने गर्भपात किया तो मैं आगे कभी मां नहीं बन पाऊंगी। उस समय भाई ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा, मां बनना एक औरत के जीवन की सबसे बड़ी बात होती है। मैं तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जो तुम्हारे बच्चे को भी स्वीकार करेगा। अगर ऐसा इंसान ना मिला
तो मैं खुद तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। माँ, आज सुबह मौसी ने जो बेड शीट को लेकर तुम्हें कुछ कहा, मैंने वह भी सुना था। प्रेगनेंसी के कारण मुझे कई बार रात में उल्टियाँ हो जाती है। बेडशीट गंदी हो जाती है और सुबह सुबह मैं उसे धो देती हूँ ताकि तुम्हें पता ना चले। भाई मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं है, वह उससे बढ़कर है। उन्होंने मुझे माता पिता और भाई की तरह संभाला है। माँ, प्लीज उन पर ऐसा आरोप मत लगाओ। अमीषा के मुंह से यह सब सुनकर मुझे अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी। मैं उसे सौतेला समझती रही, लेकिन उसने अपनी बहन को सगी बहन से भी बढ़कर प्यार और सम्मान दिया। उसने बड़ी समझदारी से इस स्थिति को संभाला, बिना माता पिता को कुछ भी पता चले बिना। अपनी गलती स्वीकारते हुए मैंने आनंद से माफी मांगी और अमीषा को भी उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू की। आनंद ने जो वादा किया था, उसे निभाते हुए उसने अमीषा का विवाह ऐसे व्यक्ति से कराया जिसने उसके बच्चे को भी अपनाया। इस तरह आनंद ने न केवल भाई का कर्तव्य निभाया, बल्कि घर का मुखिया होने का भी फर्ज पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।